हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले या वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी बताना चाहूँगी। ओके, सो yesterday I was waiting to leave my home only when I'll get all the traffic lights green. So I was waiting. I could not move much. एक जगह की लाइट ग्रीन होते ही दूसरी जगह की रेड हो रही थी, एंड दैट्स हाउ माई होल डे वॉज इन वेन. इट साउंड सो स्टूपिड, राइट? यस, बट दैट्स वॉट वी डू. आई नो even right now there is something that you are procrastinating. So here is a reality check. You will never feel 100% ready. Never. So now the question is, are you going to wait for the rest of your life? So I think up take this incident as a sign to take action today. People less capable than you are doing an incredible job, not because they are more smart, but because they decided to take action instead of doubting their abilities. So similarly, ये स्टोरी मैं क्यों शेयर कर रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे. बिकॉज ऑफ दिस आंसर राइटिंग. ये एक ऐसा एरिया है जो हर एक एस्पिरेंट को डराता है. ट्रस्ट मी, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, मैंने आंसर राइटिंग बहुत ही लेटर स्टेज में स्टार्ट करी थी. बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती थी कि अच्छा अभी तो कंटेंट नहीं बिल्ड हुआ है, अच्छा कल से न्यूज़पेपर पढ़ के ठीक से पहले कंटेंट बिल्ड करूँगी, अच्छा अभी तो 2 ही महीने हुए हैं फिर स्टार्ट करूँगी, अरे अभी तो कम टाइम हुआ है, टेस्ट सीरीज़ में देखूँगी. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रीलिम्स आ रहा था नज़दीक, तो ये प्रोक्रेस्टिनेट होने लग गया कि अरे प्रीलिम्स के बाद ही करूँगी, अभी प्रीलिम्स में तो आंसर राइटिंग का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो अभी प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग शुरू करूँगी, मेंस की कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँगी, मॉक लगा लूँगी उस टाइम पे. तो ये करते करते मैंने इतना ब्लंडर किया आंसर राइटिंग के अंदर. हियर वाज द रिज़ल्ट. जब मेंस का रिज़ल्ट आया, देन आई फील्ड मिजरेबली. मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा सेटबैक है, और मैं लाइफ के साथ एक जोक कर रही थी. मैंने अगर अपनी फियर को ठीक तरीके से सही टाइम पे एड्रेस किया होता तो आई थिंक मैं परफॉर्म बेटर कर सकती थी. नॉट बिकॉज आई एम इनकेपेबल, बट ये था कि आई डिड नॉट टेक सफिशिएंट एक्शन एट दैट टाइम. सो मैं चाहती हूँ कि और ये उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें. इसलिए मैं आपके साथ ये इंसिडेंट शेयर किया इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी. और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग की शुरुआत आप कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से करनी चाहिए. सो विल मूव लाइक दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर एग्ज़ाम आप सबसे पहले, दिस इज़ द मेजर मंत्रा, प्रैक्टिस. वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के अंदर और एग्ज़ाम से पहले भी. एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है कि डोंट राइट वॉट यू नो, राइट वॉट हैज़ बिन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो ये एक हैबिट बना लीजिए कि अगर क्वेश्चन में जो पूछा है उसी को एड्रेस करना है. ये नहीं लिखना कि जो आपको आ रहा है. पूछा ताशकंद एग्रीमेंट है, कुछ लोग का मैंने आंसर्स, आई हैव सीन लॉट ऑफ आंसर्स ऑफ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, तो उस ताशकंद एग्रीमेंट के अंदर कोल्ड वॉर लिख रहे हैं. सो प्लीज़, अगर नहीं आता तो छोड़िए उसको, बट पढ़िए बाद के अंदर, लेकिन आंसर के अंदर वही लिखिए जो पूछा गया है. ठीक है? आप एक काम कर सकते हैं, डिवाइड आंसर इनटू 2 पार्ट्स. आप जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स को, जो भी क्वेश्चन है उसके ए और बी सी पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, और हर डिवीजन के आप सब हेडिंग्स दीजिए, और सब हेडिंग्स को आप फिर एड्रेस कीजिए सेपरेटली. तो इस तरीके से भी आंसर को एड्रेस कर सकते हैं प्रैक्टिस के अंदर. मैं आपके साथ अभी पेपर डिस्कस करूँगी, एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि आप डिवाइड कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को और किस तरीके से आंसर को एड्रेस कर सकते हो. यूज़ करंट अफेयर्स इन द आंसर. सी, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है. न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, सबको पता है. करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बट ये मान के चलिए कभी करंट अफेयर्स से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं. करंट अफेयर्स से कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा.
बट करंट अफेयर्स इज अ टूल टू राइट इन द आंसर्स. एग्जाम्पल, अब बहुत सारे डेटाज यूज़ कर सकते हैं, लाइक NFHS का, कितने चिल्ड्रन माल नरिश्ड है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे. ये जो करंट अफेयर्स की चीज़ें होती है, कोई भी अगर जजमेंट आता है तो जजमेंट को आप आंसर राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं. दिस जजमेंट इज़ अ करंट अफेयर्स. बट आपको कोई भी जजमेंट का बैकग्राउंड नहीं पूछेगा कभी भी. हाउ दिस जजमेंट इज़ रेलेवेंट इन द करंट अफेयर्स, वो क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन आती है. जैसे डाइवोर्स रेट इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप इसको सोसाइटी के अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ कर सकते हो. क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, सबमिट G20 सबमिट. सो ऑल दीज थिंग्स आर करंट अफेयर्स. तो आप इनको एक यूज़ कीजिए आंसर्स के अंदर, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ फॉर एग्ज़ाम के लिए आप जब आपने सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर ली है आंसर्स की, तो एग्ज़ाम के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्ट ऑफ टाइम, कि कभी भी किसी आंसर्स को इतना टाइम नहीं देना है. फर्स्ट क्वेश्चन को आपने 10 मिनट दे दिए और सेकंड क्वेश्चन को आपने 3 मिनट दिए, फिर बाद वाले क्वेश्चन को 15 मिनट दे दिए. तो ऐसे नहीं है. कीप ट्रैक ऑफ टाइम इन ईच क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन अच्छा लिख लिया, फिर धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है. और जब हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है तो हमें टाइम भी जल्दी जाते हुए नज़र आता है, और आंसर्स हम बिलो एवरेज लिख देते हैं. सो बेटर है कि आप 1 मिनट का टाइम ले लीजिए हर क्वेश्चन को सोचने के बाद, सोचिए उसको, और 1 मिनट में अपना आंसर बनाइए. दिस 1 मिनट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. और हर क्वेश्चन को इक्वली टाइम डिवोट कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, क्योंकि पेपर फिनिश करना ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग 16 गुड आंसर्स वर्सेस राइटिंग 20 आंसर्स फुल, सो गो फॉर द लेटर ऑन, गो फॉर द 20 आंसर्स. ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ब्लैंक पेपर के मार्क्स नहीं मिलते हैं. देयर इज़ अ नो मार्क्स फॉर द क्लीनलीनेस. सो अटेम्प्ट फुल पेपर, ठीक है, बट विद इन द टाइम फ्रेमवर्क की बात तो आपको वैसे भी मौका नहीं मिलेगी, आपसे शीट ले ली जाएगी, बट टाइम फ्रेमवर्क के अंदर आप आंसर लिखिए. वर्ड लिमिट, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं जो मार्जिन पे लिख देते हैं, वर्ड लिमिट को एड्रेस ही नहीं करते हैं. सो वर्ड लिमिट पे रहिए. पार्लेंस एंड अडर टू द वर्ड लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, वो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है. ठीक है. नाउ कंटेंट एक्सप्रेशन. सी, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्वालिटी ऑफ आंसर्स जो आप लिख रहे हो उनका कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कंटेंट को एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप पूरा आंसर सिर्फ पैराग्राफ में लिखोगे तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा. ट्राई टू फॉर्म बुलेट पॉइंट्स. आप बेटर एक्सप्रेशन के लिए कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को. लैंग्वेज कम कीजिए, कीवर्ड्स ज़्यादा फोकस कीजिए. उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि फ्लो चार्ट्स, टेबुलर फॉर्मेट, डायग्राम, ज्योग्राफी के अंदर मैप्स यूज़ कर सकते हो, हिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो. हिस्ट्री के अंदर भी जैसे मौर्यन एम्पायर, महाजनपदास, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अगर, तो उनकी भी मैप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ यूज़ कर सकते हो. एनवायरनमेंट के अंदर भी ग्राफ, ट्राइंगल, जो एनर्जी डायग्राम्स, अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो वो यूज़ कर सकते हो. सो ट्राई टू यूज़ ऑल दिस थिंग. इससे क्या होगा, कंटेंट आपका अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, और वो एक कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली एज देगा बाकियों से. सो ट्राई टू यूज़ ऑल दिस थिंग. ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिखिए. सो कंटेंट एक्सप्रेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नाउ अब ये सवाल आता है कि प्रैक्टिस तो कर ली. मेरे को हमेशा से ये डाउट रहता था कि मैं प्रैक्टिस तो कर ली है मैंने, मैं एग्ज़ाम में भी लिख के आ गई हूँ, बट वाई आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाई माई मेन्स. क्या रीज़न है कि मैं मेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंस नहीं होता है, क्या रीज़न है इसके अंदर. लगभग 10 से 13 हज़ार बच्चे मेंस देते हैं, और इंटरव्यू में लगभग 3-3.5 हज़ार लोग ही जा पाते हैं. तो क्या रीज़न है कि मेंस नहीं हो पाता है. वो प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे क्या लिखें आंसर्स के अंदर. लेट्स से मैं आज उठी कि चलो ठीक है मैं प्रिपेयर हूँ, लेकिन मैं लिखूँगी, लेकिन क्या लिखूँगी, कैसे लिखूँगी. सो आई थिंक मैंने ये सीखी है अपने फेलियर से कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है आंसर राइटिंग के अंदर. कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन. कंटेंट वो होता है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. लाइक फॉर एग्जांपल फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा है, या जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है. सो उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम पे ही बताया था कि राइट व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज अ कंटेंट. नाउ स्ट्रक्चर.
कि अगर आपके पास कंटेंट है, जितना भी कंटेंट है आपके पास जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, स्ट्रक्चर कैसा है आपका। सो स्ट्रक्चर में ऐसा है कि इंट्रोडक्शन दो, आप खुद एज एन एग्जामिनर सोचो कि आपका अगर कोई ब्रदर है या सिस्टर है या कोई सिबलिंग, नीस, नेफ्यू जो भी है, वो अगर कोई आंसर लिख रहा है किसी भी प्रकार का, जैसे 5th-6th स्टैंडर्ड में है, तो आप क्या देखोगे, ये देखोगे कि आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छा लगना चाहिए, तभी आप मार्क्स दोगे। सिमिलरली आप एग्जामिनर की तरह सोचो कि वो किस आंसर से ज़्यादा इम्प्रेस हो सकता है। वो इम्प्रेस हो सकता है सबसे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा हो, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो चीज़ों को, देन बॉडी, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है वो बॉडी के अंदर आएगा, एंड लास्ट में कंक्लूड कर दो। एंड कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बिकॉज ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर आप पेसिमिस्ट बातें करोगे या पेसिमिस्ट एंड पे छोड़ोगे तो ना तो वो रिलेशन काम करता है और ना ही वो आंसर्स काम करते हैं। तो ट्राई टू लीव आंसर्स ऑन अ लाइक वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव नोट। एक ये चीज़ कीजिए, तो इंट्रोडक्शन डालिए एंड एंड में कंक्लूजन डालिए, ये 2 चीज़ें फिक्स कीजिए एंड बॉडी के अंदर आप क्वेश्चन का जो एड्रेस है, डिमांड पूछा है, उसको एड्रेस कीजिए। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल आर्ट और अपनी आर्टिस्टिक टेक्निक अडॉप्ट कीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। हैंड राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा फूलों से सजी हुई नहीं होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइन कहीं जा रही है, खुद के सेंटेंस कहीं जा रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रक्चर जो होना चाहिए आंसर का, कंटेंट, एक्सप्रेशन, जो प्रेजेंटेशन है वो ओवरऑल सही होना चाहिए। उसको देख के एग्जामिनर को, आंसर को देख के ये ना लगे कि अरे ये क्या पढ़ना पड़ रहा है। मतलब हो सकता है ना उसका भी, ही इज़ ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो इन ह्यूमन बीइंग, हो सकता है मूड ख़राब हो सकता है, चेक नहीं करने का मन हो, बर्डन हो, ओवर बर्डन हो, अंडर बर्डन हो, कुछ चीज़ें हो जो फैमिली में चल रही हो या पर्सनल लाइफ में, या कुछ भी इशू चल रहा हो, तो आपके आंसर्स देख के उसको अच्छा लगने लगे ना, कि ये फील होगी कि क्यों पढ़ना है मुझे इसका आंसर। मतलब एनीवे उसका कुछ भी नहीं जा रहा है हम, लेकिन हमारा बहुत इम्पैक्ट, लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। लेजिबिलिटी रखो। अगर जिन लोग की स्टूडेंट्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग सही नहीं होती है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा ना प्रैक्टिस शुरू कर दो। बहुत जगह टी में, ए में, आई में बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेटिकल होते हैं जहाँ पे हम लोग क्लियरली नहीं लिखते हैं सही से, तो प्लीज़ प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब विद प्रैक्टिस आपको समझ आएगा कि हाँ, एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। अंडरलाइन कर दिया और बॉक्स बना दिए, कीवर्ड्स डाल दिए, तो ये ओवरऑल कंटेंट प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी अंडररेटेड ये माना जाता है प्रेजेंटेशन, बट नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिबिलिटी है इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये है कि आप आंसर्स किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो यहाँ पे लिख दी है। नाउ अब मैं आपके साथ बताती हूँ कि आंसर्स कैसे लिखा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन लिया है मैंने, यूपीएससी का ही। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम विच इज़ इंडियाज इनोवेशन हैज़ प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम एलयूसीडी। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो भी बिगनर्स हैं, आप इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए पार्ट के अंदर। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, दिस इज़ ए पार्ट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन, सो दिस इज़ अ बी पार्ट, एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम सी पार्ट। एंड एग्जाम्पल्स देने हैं, तो एग्जाम्पल्स हो गया ये, तो एग्जाम्पल्स को आप इसके अंदर भी यूज़ कीजिए और इसके अंदर भी यूज़ कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। सो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो एसएचजी की डेफिनेशन दे सकते हो कि एसएचजी क्या होता है, एसएचजी का बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है, ये बता सकते हो। उसके बाद अगर कोई कमेटी का रेफरेंस है तो कमेटी का कोई रेफरेंस दे सकते हो, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ें आप ट्राई करना है यहाँ पे, फैक्चुअल चीज़ें दो और इन्फॉर्मेटिव इंट्रो दो, जो कि इंफॉर्मेशन दे क्वेश्चन के बारे में। आप चाहो तो यहाँ पे एक कोटेशन के थ्रू भी शुरू कर सकते हो आंसर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोटेशन डाल दीजिए एसएचजी के बारे में, बट वो कोटेशन थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, क्वेश्चन से लिंक्ड होना चाहिए वो। ठीक है, ये आपने डाल दिया। उसके बाद क्वेश्चन है कि मोस्ट इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन, तो पॉवर्टी एलिवेशन ने क्या क्या यूज़ किया है वो ये आप डाल दीजिए यहाँ पे। इसके कम से कम अब 2 पार्ट है इसके, तो 4-4 पॉइंट दोनों के डाल दीजिए एटलीस्ट, तो टोटल 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और तब तक आंसर आपका ख़त्म हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे टेबल बना सकते हो, जिसके अंदर टेबल में ऐसे आपने लिख दिया
यहाँ पे आपने 1 2 3 पॉइंट लिख दिए एंड दिस इज़ अ पॉवर्टी एलिवेशन की टेबल। एंड दूसरी टेबल आपने बना दी जहाँ पे आपने 1 2 3 पॉइंट लिख दिया और ये हो गया आपका वुमेन एम्पावरमेंट की टेबल। और साइमल्टेनियसली आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख दिए। आप इसका कंटेंट का एक्सप्रेशन इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप लाइन्स में कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे कर सकते हो। एज आई सजेस्टेड यू कि पैराग्राफ में मत लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। तो ये बुलेट पॉइंट्स में आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। तो एसएजी ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लिए हैं जो कि इनकम जनरेट करता है। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो इसको, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक एग्जाम्पल दे दो कि नाबार्ड का एक एग्जाम्पल दे दिया आपने, एग्जाम्पल इसने भाई बहूनी सेल्फ हेल्प ग्रुप दे दिया एक एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे दो। गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन हुआ है ऑब्वियसली, तो हम लोग बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया कि गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर इसका यूज़ किया गया है एसएचजी ने, ठीक है। उसके बाद इसका स्पेंडिंग जो है एजुकेशन पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, फूड, हेल्थ, नॉन क्लाइंट हाउस होल्ड, ये इम्प्रूव करेगा इंडेक्स को। ऑब्वियसली ये करंट अफेयर्स आ गया है यहाँ पे। तो अगर आपके पास कोई डेटा है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, एसएचजी से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो यहाँ पे इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये ए पॉइंट एड्रेस हो गया। नाउ बी पार्ट के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट। तो एसएचजी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आपका एसए के अंदर भी, अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर आता है एसए के अंदर भी, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर एसएचजी का एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गई है वुमेन को, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गई है तो इसका एक एग्जाम्पल लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनी है जो कि क्या प्रोवाइड कराती है, फंड प्रोवाइड कराती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड के अंदर उनको सोशल मोबिलाइजेशन होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, जिसकी वजह से वुमेन एम्पावर्ड हो रही है। तो इस तरीके की रूरल एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो आप चाहो तो। इसके अंदर आपके अगर लोकल एरिया के अंदर या आपके स्टेट के अंदर अगर कोई एसएचजी ऐसा काम कर रही है तो वह डेफिनेटली आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। तो आंसर को ओवरऑल में आप कंटेंट पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि कंटेंट आप खुद बनाओगे और हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे हमारा कंटेंट सबका कंटेंट अलग अलग होता है। बट इम्पॉर्टेंट ये कि आप क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करते हो स्ट्रक्चर वाइज। तो स्ट्रक्चर आपको समझ आया कि स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए, एक पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। बहुत मैंने लोगों को देखा है आंसर कि वो बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं, बीच में स्पेसिंग नहीं होती है। तो ये जो सब हेडिंग्स है जो मैं आपको बोल रही थी, क्वेश्चन को डिवाइड करो पार्ट में, दीज आर द सब हेडिंग्स। तो आप इनको चाहो तो बॉक्स भी कर सकते हो, इफ़ यू लाइक आप इनको बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। एंड में आप कंक्लूजन छोड़ दो। कंक्लूजन के अंदर आप चाहो तो गवर्नमेंट पॉलिसी लिख सकते हो, बजट का एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें इकोनॉमिक सर्वे का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इस तरीके का एंड में एकदम आप आंसर जो होता है वो पॉजिटिव नोट पे छोड़ दीजिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। जीएस के जो भी 1 2 एंड 3 जीएस 1 2 3 के आंसर्स जो होंगे वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर बॉडी ऐसा रहेगा, कंक्लूजन ऐसा रहेगा, इंट्रोडक्शन ऐसा रहेगा। दिस विल बी द स्ट्रक्चर फॉर जीएस 1 2 एंड 3। एंड आप अपने ऑप्शनल में भी लगभग इसी तरीके से आंसर्स लिखते हो। डिपेंड है कि आपका ऑप्शनल क्या है, बट मोर ओवर जो भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें इसी तरीके के आंसर्स लिखे जाते हैं। सो आई थिंक ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बट आई थिंक ये डिसेंट फॉर्मेट है। और जितना भी टॉपर्स की कॉपीज़ देख के या फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मुझे लगता है कि ये एक फॉर्मेट होना चाहिए जो कि हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। फॉलो ना करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। हम अपनी इनएबिलिटी और वीकनेसेस को सामना नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम कंटिन्यूसली उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि बाद में लिखेंगे, बाद में देखेंगे, जबकि हमें पता है कि वी आर लैकिंग इन दीज पॉइंट्स, बट फिर भी हम उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो ट्राई कि आप ये आंसर्स इस तरीके से लिखना शुरू करो, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अच्छा ना लगे, आंसर्स हाथ भी नहीं चलता। जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने जब ऐसे लिखा था एंड मैंने अपने फेलोमेट्स को ही दिखाया था, नाउ ही इज़ इन द सर्विस। तो उन्होंने जब मेरी वो आंसर देखा था एंड ही वॉज लाइक कि यू डोंट इवन नो कि हाउ टू राइट, बिकॉज मेरा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, कोई बॉडी नहीं थी, कोई कंक्लूजन नहीं था, डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया था पैराग्राफ्स के अंदर। एंड आई गॉट लाइक 2 मार्क्स आउट ऑफ 15। तो वो मेरा एक वर्स्ट परफॉर्मेंस थी जो मैंने अपने मॉक के अंदर दी थी। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स GS4 का पेपर। तो GS4 के अंदर क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जनरली एथिक्स के जो थ्योरेटिकल पेपर होता है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सुएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एट्सेट्रा,
उन पे क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें हम, जब मैं एथिक्स की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे पढ़ना है, मैं उनके क्वेश्चंस को तब डिस्कस करूंगी। बट एक सेक्शन भी आता है जिसमें होता है केस स्टडी। तो केस स्टडी को जो आंसर करने का तरीका होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इट इज़ नॉट लाइक जीएस, ठीक है। जीएस के अंदर हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, बट केस स्टडीज़ के अंदर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप प्लीज़ ये केस स्टडी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इस केस स्टडी को पढ़िए, ये भी यूपीएससी के अंदर आई है केस स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है ये भी। तो अब इसको किस तरीके से एड्रेस करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एथिकल इशू इन्वॉल्व इन द केस। सबसे पहले हमें एथिकल इशू क्रिएट करना है। अब सिंस हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन इसके अंदर हम कैसे भी इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते हैं, ना ही किसी चीज़ को डिफाइन करना है और ना ही केस को एक्सप्लेन करना है। आप ट्राई कीजिए कि आप ये स्टेक होल्डर्स लिख दें, जो भी मैंने एक्चुअली जनरली यही लिखे थे और मुझे डिसेंट मार्क्स मिल गए थे एथिक्स में। फिर जब मैंने दूसरे टॉपर्स की कॉपी देखी और बाकी लोगों के साथ जब डिस्कशन किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोस्ट ऑफ द लोग यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी, आप डेफिनेटली उसकी तरफ जा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग बता रही हूँ कि जो मेरा एनकाउंटर हुआ है और यूपीएससी के मेंस के अंदर मार्कशीट के साथ और आंसर्स के साथ। तो आप सबसे पहले स्टेक होल्डर्स लिख दीजिए कि इस केस स्टडीज़ के अंदर स्टेक होल्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे सोचिए कि आपको कोई स्टोरी पता है, जैसे कि हम फिल्म देखते हैं तो हमें फिल्म पता होती है कि फिल्म की स्टोरी क्या है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, कास्टिंग क्या है। तो हम सबसे पहले स्टेक होल्डर्स बताते हैं कि देखो एक हीरो होता है, एक हीरोइन है, फिर एक ऐसे विलन होता है, फिर एक ऐसे उनकी मदर है, फिर एक ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो ऐसे ऐसे हम करके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बताते हैं, राइट, कास्ट करना शुरू करते हैं। तो सिमिलरली आप एक स्टोरी की तरह चलिए केस को, और इसके अंदर स्टेक होल्डर्स बता दीजिए जो भी केस स्टडीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, छोटे बड़े जितने भी केस स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको आपने लिख दिया ना। अब आप शुरू करते हैं क्वेश्चन कि सबसे पहले एथिकल इश्यूज जो भी इन्वॉल्व है केस के अंदर। अब इशू कैसे आप एड्रेस करोगे, तो इसके अंदर यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज काम आएगा। केस स्टडी के अंदर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, इस तरीके डिलेमास जो होते हैं, आप ये कीवर्ड्स भी बहुत जगह पढ़ोगे, राइट द एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व इन द केस। तो जो भी एथिकल डिलेमास होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनका यहाँ पे एथिक्स में जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा है उसका नॉलेज यहाँ पे काम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दीज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कीवर्ड्स लिख लेते हो ना तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। और ये कीवर्ड्स मोस्टली के ऑलमोस्ट केस स्टडी के अंदर सेम रहते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, तो ये एक टॉपिक है एथिक्स का बहुत बड़ा, तो ये केस स्टडी के अंदर यूज़ हुआ है, दिस टॉपिक हैज़ बिन यूज, सो इसलिए ये इशू यहाँ पे लिख दिया गया है। इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट इशू विद सुभाष वर्मा, क्योंकि ऑब्वियसली सुभाष जो है, आप केस स्टडी पढ़ोगे तो आप देखोगे सुभाष जो है वो इसलिए इशू इसके साथ डेवलप हुआ है, ट्रस्ट इशू, क्योंकि ये जो पुरानी कंपनी की इंफॉर्मेशंस है वो दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। वाई? बिकॉज उसकी जॉब चली गई है, तो अपनी जॉब को बचाने के लिए और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसाइंस, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसाइंस है क्योंकि उसको मन के अंदर तो गिल्ट हो ही रहा है, बट उसको फिर भी ये काम करना पड़ रहा है। तो दीज कंसाइंस इज अ टॉपिक ऑफ एथिक्स, तो इसके अंदर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड वर्सेस मीन, ये आपको मोस्टली हर एथिक्स के अंदर चलता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गांधीजीज मीन्स वर्सेस एंड्स, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गांधीजीज मीन्स वर्सेस एंड सुभाष चंद्र बोस मीन्स वर्सेस एंड। ये भी मैंने काफ़ी जगह मॉक के अंदर पेपर सॉल्व किया, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, तो ये आप कीवर्ड डाल सकते हो। सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस मोरालिटी, आप यहाँ पे ये सब चीज़ें, एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यू सिस्टम, कंसाइंस, ये सारे कीवर्ड्स आप जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ते हो वो एथिकल इशू जो डिलेमा है वो यहाँ पे इश्यूज़ के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल और कंटेंट वाला काम है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए एथिक्स का, तो जो कि आप पढ़ने से ही आपको आएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द ऑप्शंस अवेलेबल टू प्रभात इन द अबव सिचुएशन। सो अब उसके पास, प्रभात के पास क्या क्या ऑप्शंस है, लेट्स से उसके पास 6 ऑप्शंस है। तो आपको अगर ये ऑप्शंस यहाँ नहीं गिवन है, ये ऑप्शन एज ए सिविल सर्वेंट आपको फाइंड करना है। आपको ये सिचुएशन रखनी है कि आप प्रभात हो
एज अ प्रभात आप काम कर रहे हो, तो एज अ सिविल सर्वेंट आप काम कर रहे हो लेट्स से, तो आपके पास कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शन है जो आप चूज़ करोगे। दिस इज द सेम वे, लेट्स से मैंने हिस्ट्री ऑप्शन चूज़ किया है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है कि मैं हिस्ट्री को कैसे पढ़ सकती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लूँगी कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करती हूँ हिस्ट्री के लिए, तो फिर मुझे उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखना पड़ेगा कि कोचिंग इंडस्ट्री अगर मैं ज्वाइन करती हूँ हिस्ट्री के लिए, तो किसी कोचिंग के अंदर उसके मेरिट्स होंगे कि मुझे नोट्स मिल जाएंगे, बट डी मेरिट्स होगा कि मेरा टाइम कंज्यूम होगा। उसके मेरिट्स होंगे कि मुझे अपने डाउट सॉल्व हो जाएंगे, बट डी मेरिट होगा कि मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा। सो ये सारे डी मेरिट्स आपको लिखने हैं। तो सिमिलरली प्रभात कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा है, आपको उसके मेरिट्स और डी मेरिट्स लिखने हैं, ठीक है। फिर प्रभात का कोई दूसरा ऑप्शन होगा, लेट्स से मुझे मेरा दूसरा लेट्स से मैंने हिस्ट्री ऑप्शन, जैसे इसी पे बात करते हैं, तो पहला मेरा ऑप्शन होगा कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँ। दूसरा मेरा ऑप्शन होगा कि मैं मार्केट से हैंड आउट नोट्स ले आऊँ, हैंड रिटर्न नोट्स या स्टैंडर्ड नोट्स ले आऊँ और उनसे पढ़ाई करूँ। तो इसके मेरिट्स और डी मेरिट्स मैं लिखूंगी। फिर इसकी मेरिट्स होगी कि मेरा टाइम सेव करेगा, बट डी मेरिट्स होगी कि हो सकता है कि वो जो नोट्स बनाए वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो किसी और के नोट्स है, तो मैं इतना तरीके से समझ नहीं पा रही हूँ। तो इस तरीके की मेरिट्स और डीमेरिट। तो सिमिलरली इसके सेकंड ऑप्शन की मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख लिया आपने। थर्ड जो भी आपका ऑप्शन होगा उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख लिए। ट्राई कीजिए एटलीस्ट 2 से 3 मेरिट्स और डीमेरिट्स हर ऑप्शन के आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद फिर एक उसके पास चौथा ऑप्शन भी है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आप जब सबका लिख सकते हैं। कई बार ऐसे केस स्टडी आती है जहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं, कई बार ऐसे आते हैं जहाँ पे पास 5 भी हो जाते हैं। तो आपको वो देखना है कि आप किस हद तक सोच पा रहे हो, ठीक है। नाउ बी पार्ट एड्रेस हुआ। नाउ विच ऑफ द अबव वुड बी द बेस्ट अप्रोप्रिएट एंड प्रभात एंड व्हाई। तो सी ऑप्शन को आपको इस तरीके से एड्रेस करना है कि आपको जो भी ऊपर जो भी ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, इसमें से आप प्रभात कौन सा सही है उसके लिए बेस्ट रहेगा, और प्रभात के लिए वो सही है। तो लेट्स से इन्होंने बोला है कि प्रभात एज अ बी जो है वो लेना चाहिए, तो जो बी ऑप्शन लेगा उसके लिए प्रभात का क्यों लेगा, वो किस तरीके से वो हेल्प करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हर आंसर के अंदर जनरली मिल जाता है, तो वो आपको लिखना ही है कि प्रभात वो बी ऑप्शन क्यों चूज करेगा। एंड लास्ट में आप चाहो तो कंक्लूजन दे सकते हो और चाहो तो छोड़ भी सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू। सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि एथिक्स के अंदर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है देन जीएस। जीएस के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट एथिक्स के अंदर इस जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको धीरे धीरे एडजस्ट करते रहो एंड ट्राई टू बी लाइक थियोरेटिकल बनो। थियोरेटिकल चीज़ें इसमें ज़्यादा दो। कई बार हमें हॉब्स की थ्योरी या बहुत सारे फिलोसफर्स की रूज़ों की थ्योरी ये सब हमें देनी पड़ती है केस स्टडीज़ के अंदर भी, ताकि केस स्टडी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए वाया हिस्टोरियंस, वाया इंटेलेक्चुअल्स कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका एनालिसिस क्या है। तो आई थिंक यही सफिशिएंट है आंसर राइटिंग के अंदर। इस तरीके से आप अगर फॉलो करोगे तो आई थिंक एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो से कभी आप अगर अच्छा आंसर नहीं लिख पाए या आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो इट्स ऑल अप टू यू। बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो से एटलीस्ट आप में जो एक पुश होता है वो आपको ज़रूर मिले कि आप आंसर राइटिंग ज़रूर करें, क्योंकि एक सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है स्टार्ट करना। बट मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, एक बार आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब आप थोड़ा टाइम बाद 20-25 दिन के बाद जब आप अपने आप के अंदर बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखोगे। मैं आई विल सर्च माई फर्स्ट आंसर्स एंड मैंने जो 20-25 दिन के बाद उसके बाद लिखा था, मैं आपको कंपेयर करके किसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। मैंने बहुत ही वर्स्ट आंसर लिखा था एंड जब मैंने 20-25 दिन के बाद अपने आंसर्स को जो एनालिसिस किया और देखा तो मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया। तो और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आता है। प्रीलिम्स के बाद अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में बहुत कम टाइम होता है, ऑल्दो लगभग 3 महीने होते हैं, बट वो बहुत सफिशिएंट नहीं होते हैं आपको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें आपको कंटेंट भी करना होता है, अपना ऑप्शनल भी तैयार करना होता है और आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो वो सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि आप प्रीलिम्स के बाद, आई वोंट सजेस्ट कि जस्ट प्रीलिम्स के बाद आप सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैं ये चाहती हूँ डेली आप आंसर राइटिंग करो, तो वो बहुत सफिशिएंट है। एटलीस्ट आपको इस वीडियो से पुश मिली होगी। प्लीज़ लिखना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर मैं ऐसे कैसे एड्रेस किया जाता है, ऐसे के लिए डिफरेंट टेक्निक होती है, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगी डेफिनेटली। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की हो, थोड़ा मोटिवेट किया हो अगर, तो प्लीज़ लाइक इट
एंड आप चाहते हो कि आपके भी सर्कल के अंदर ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको जो कि कंटिन्यूसली मतलब बहुत टाल मटोल कर रहे हैं आंसर राइटिंग के अंदर, लेकिन उनको भी लिखना चाहिए, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन करके बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो मोस्ट प्रोबेबली एस्से राइटिंग के लिए ही डालूंगी कि हाउ टू राइट एन प्रॉपर एस्से। सो गाइज कीप स्माइलिंग एंड पढ़ते रहिए।